हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे एंड हेल्दी होंगे इस कोरोना पैंडेमिक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वंद्व समास। अब तक आप लोगों ने वाच्य परिवर्तन की वीडियो देखी है, संधि विच्छेद की वीडियो देखी है, अब वैभाव समास की वीडियो देख चुके हो। अब आप देखने वाले हो द्वंद्व समास कि द्वंद्व समास को कैसे करा जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि वो समास द्वंद्व समास है, उसको समस्त पद में कैसे बदला जाता है या फिर उसका विग्रह कैसे किया जाता है, सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है सर? द्वंद्व समास मतलब होता है कि ऐसा समास जिसके अंदर दोनों पद प्रधान हो। प्रधान बोले तो सर बॉस हो। ऐसा समास जिसमें पूर्व पद भी बॉस हो और उत्तर पद भी बॉस हो, दोनों में कंपटीशन चल रहा हो कि भाई मैं बॉस हूं तो वो बोलो नहीं मैं बॉस हूं या मैं प्रधान हूं। तो इसका मतलब है ऐसे समास जिनमें दोनों में कंपटीशन हो प्रधान बनने के लिए, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। या फिर यूं कह लो कि ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बॉस होते हैं, दैट इज द्वंद्व समास। समझ गए बात को। अब देखो इसकी पहचान कैसे होती है, पहचान करने का तरीका क्या है। द्वंद्व समास का तरीका, पहचान करने का जो पहला तरीका है वो तो यही है कि उसमें दोनों पद प्रधान होंगे। दूसरा सर, विग्रह करते समय हमेशा इनके पद के बाद, प्रत्येक शब्द के बाद च लगेगा। यानी कि ऐसे समास क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया गया है, च लिखने, च लगा के कुछ पद दे रखे हैं, जैसे हर पद के बाद जिस वाक्य में च लग रहा है, समझ जाओ वो विग्रह जो दे रखा है वो द्वंद्व समास का है। वो द्वंद्व समास की तरह वो उपयोग आएगा, यानी कि द्वंद्व समास के रूल के अकॉर्डिंग उसका समस्त पद बनाएंगे। यानी कि ऐसे समास जिसमें, जैसे ये देखो कृष्णा च अर्जुना च, देखो च लग रहा है ना हर शब्द के बाद, इसी को बोलते हैं द्वंद्व समास पहचानने का तरीका। ऐसे पहचानना आप लोग भी द्वंद्व समास, ठीक है। जहां दिख जाए हाथ च लगा हुआ इस वर्ड के बाद, बस समझ जाओ द्वंद्व समास है। लेकिन एक च लगा हुआ है तो काफी नहीं है, वहां पे ऐसा होना चाहिए दो च, यानी कि एक वर्ड के बाद च, फिर अगले वर्ड के बाद च, फिर अगले वर्ड के बाद च, यानी कि एक च से काम नहीं चलेगा, बार बार च लिखा होना चाहिए, तभी द्वंद्व समास होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ एक च नहीं है, दो च दे रखे हैं, तो एक से ज्यादा जहां पर च दिख जाए बस समझ जाओ द्वंद्व समास है वो, ठीक है। देन थर्ड बात, समस्त पद का लिंग अंतिम पद के लिंग के अनुसार होगा। समस्त पद विग्रह करके आपको दे रखा है, जैसे ये दे रखा है विग्रह करके, तो इसका जो अंतिम पद होगा, इस अंतिम पद यानी कि ये हो गया पहला पद, ये हो गया अंतिम पद, तो अंतिम पद का जो लिंग होगा वही इस समस्त पद, यानी कि जो यहाँ पे भी हम लिखने वाले हैं समस्त पद, उसका भी लिंग होगा। अर्जुन यहाँ पर दे रखा है तो अर्जुन क्या है, पुल्लिंग है, तो समस्त पद भी पुल्लिंग ही होगा। समझ गए बात को। यही लिखा है यहाँ पर कि समस्त पद का लिंग अंतिम पद के लिंग के अनुसार होगा। तो ये बात आपको तब ध्यान रखनी है जब आप लोग समस्त पद बनाएंगे, तब आपको इस वाले लाइन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस लाइन को नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये लाइन कब काम आएगा, समस्त पद लगाने में। ये हो गया। और ये कब काम आएगा, ये सेकंड लाइन है, ये विग्रह करने में काम आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और ये कब काम आएगा, ये कब आएगा कि पहला पहला द्वंद्व समास पहचानने में। और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी विशेष पहचान देखेंगे। आपने चलो पहचान लिया कि इसमें दोनों पद प्रधान हैं, लेकिन इसकी एक विशेष पहचान भी होगी। विशेष पहचान, स्पेशल पहचान क्या होगी, स्पेशल आइडेंटिटी क्या होगी, तो वो देखो। यानी कि द्वंद्व समास में क्या होगा, इसके तो दोनों पद हैं, चाहे वो पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, तो पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जहां पर भी ऐसे समस्त पद दिख जाएं जिसके दोनों पद एक दूसरे से संबंधित हो, समझ जाओ द्वंद्व समास है, ठीक है। फिर देखो दूसरी पहचान कैसे है, या फिर दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे।
तो समझ जाओ वो भी द्वंद्व समास का ही रूप है, और उसका विग्रह करते वक्त भी च लगाना है। ठीक है, तो देखो दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये आपको समझ आगे पहचान कैसे करनी है। फिर बात करते हैं द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं। तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। सर पहला कौन सा होता है? सर पहला होता है इतरेत्तर, इतरेत्तर, दूसरा समाहार, तीसरा एक शेष द्वंद्व। ठीक है, मतलब सब में आपको द्वंद्व लगाना है, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। ठीक है, अब देखते हैं इतरेत्तर समास की डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो समस्त पद, इतरेत्तर द्वंद्व क्या होता है? इतरेत्तर द्वंद्व का मतलब है कि जिसमें शब्दों की संख्या के अनुसार ही समस्त पद का वचन होगा, यानी कि ऐसा समास का प्रकार जिसमें जो समस्त पद है उसका वचन किस पर डिपेंड करेगा कि उस समस्त पद के कितने विग्रह हैं। कितने विग्रह दे रखे हैं आपको? अगर 3 विग्रह हैं तो बहुवचन होगा समस्त पद, अगर 2 विग्रह करके दे रखे हैं तो द्विवचन में होगा। जैसे ये, इसमें कितने शब्द हैं? च को काउंट मत करना, बस च से पहले 1, च के बाद 2, कितने सर? 2, तो समस्त पद भी द्विवचन में होगा। समझ गए बात को? क्या मतलब है इसका? कि यानी कि ऐसे समास जिसमें समस्त पद के अंत में शब्दों की संख्या के अनुसार वचन का पता लगेगा कि कितने उसमें शब्द हैं, कितने शब्द दे रखे हैं, उसके हिसाब से ही वचन तय होता है। फिर बात करते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होगा। अभी हमने यहां पर पढ़ा था समस्त पद का लिंग अंतिम पद के अनुसार होगा। अंतिम पद किसका? सर जो विग्रह वाला आपको करके दे रखा है उसका अंतिम पद क्या है? उसके लिंग के हिसाब से समस्त पद का भी लिंग होगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा चुका हूं, जैसे अर्जुन जो है लास्ट पद है या अंतिम पद है, इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो समस्त पद जो यहां पर बनेगा वो भी पुल्लिंग में ही रहने वाला है। समझ गए बात को? अब जरा इसके क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे विग्रह को समस्त पद बनाना है। तो देखो दोस्तों, कृष्णा च अर्जुना च, कृष्णा च अर्जुना च, तो सबसे पहले बात क्या देखनी है आपको? यहां पे कितने पद हैं, यहां पर कितने पद हैं? तो यहां पर देखो 2 पद हैं, कृष्णा अर्जुना। तो कृष्णा और अर्जुना यानी कि द्विवचन में आने वाला है समस्त पद। तो द्विवचन में कहते हो कैसे आएगा? क्या करना है आप लोगों को? ये जो कृष्ण दे रखा है ना, इसको जैसे का तैसा लिख दो, कृष्ण, और ये जो अर्जुन लिखा हुआ है इसका द्विवचन करना है। समझ गए बात को? किसका द्विवचन करना है? जो अंतिम पद है उसका द्विवचन करना है और फिर लिखना है। प्रथम वाले को तो जैसे का तैसा लिख दिया, विसर्ग हमने हटा दिया। ठीक है, विसर्ग इसलिए हटा दिया कि कुछ संधि के कुछ रूल होते हैं, वो रूल आपने पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अगर उसको पढ़ना दोबारा जाके, ठीक है, तो संधि के कुछ रूल होते हैं, इसलिए हमने यहां से विसर्ग हटा दिया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन का द्विवचन क्या होता है सर? अर्जुनो होता है द्विवचन में, तो लिख दो यहां पे, कृष्ण अर्जुनो। ऐसे करना है समस्त पद, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? ये समस्त पद है, तो इसका लिंग क्या होगा सर? पुल्लिंग होगा, क्योंकि अंतिम पद के लिंग पर डिपेंड करता है इसका लिंग भी, तो इसलिए पुल्लिंग होगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आता है सुखम च दुखम च। इसके अंदर पहले मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले काउंट करो कितने पद हैं। देखो 1 पद, 2 पद, 2 पद हैं तो समस्त पद का वचन द्विवचन में होगा। तो सुख को तो ऐसे का ऐसा लिख दो, बस ऊपर से मां की बिंदी हमने हटा दी, सुखम लिखा था हमने सुख लिख दिया, वो भी संधि का रूल है। फिर देखो दुखम, दुखम का जो द्विवचन होता है वो दुखे होता है, सुख दुखे।
दैट इज योर समस्त पद और ये आ गया आपका आंसर। अब देखो नेक्स्ट आता है स्त्री च पुत्रा च राज्यम च। इसमें काउंट करो कितने पद हैं। तो सबसे पहले स्त्री 1, पुत्र 2, राज्यम 3, 3 पद हैं। तो 3 पद के लिए सर बहुवचन लगता है। जब भी 2 को क्रॉस कर जाए, पदों की संख्या 2 को क्रॉस कर जाए तो समझ जाओ वो बहुवचन है। फिर अगर 3 पद हो गए तो बहुवचन में आ जाएगा सारा कुछ, और बहुवचन ही फिर समस्त पद भी रहेगा। तो यानी कि स्त्री पुत्र, इस सब को तो सेम का सेम लिख दो, स्त्री पुत्र। मैंने क्या कहा आपसे, अंतिम वाले में खाली आपको द्विवचन या बहुवचन लगाना है। पहले उससे पहले वाले जितने भी पद दे रखे हैं सब में वैसा का वैसा ही लिख दो, बस अंतिम वाले में वचन का ध्यान रखना। देखो इसलिए मैंने स्त्री पुत्र को वैसे का वैसा लिख दिया है, बस ये विसर्ग नहीं लिख रहा हूं क्योंकि संधि में इसका रूल होता है। जब संधि करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इस रूल के बारे में। राज्यम, राज्यम का जो बहुवचन होता है राज्यानी होता है, राज्यानी। देखो स्त्री पुत्र राज्यानी, ठीक है, स्त्री पुत्र राज्यानी। देखो स्त्री का स्त्री एज इट इज, पुत्र का पुत्र लिखा है क्योंकि संधि की वजह से, और राज्यम का बहुवचन राज्यानी होता है, हमने लिख दिया। तो ये ट्रिक है, आप भी इसी तरीके से करोगे आपका आंसर भी सही आएगा। समझ गए बात को। फिर देखो एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व क्या मतलब है, जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द हो लेकिन उन शब्द को खाली एक ही शब्द बतला देता हो, उन शब्द की मीनिंग खाली एक ही शब्द में क्लियर हो जाती हो, उसको बोलते हैं एक शेष द्वंद्व। देखो मैंने यहां लिखा भी हुआ है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों में केवल एक ही शब्द दोनों का बोध करवाता हो, यानी कि माता पिता, इंग्लिश में बोलते हैं मदर फादर, इन 2 अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों का एक ही वर्ड कौन सा है जो इन दोनों की मीनिंग क्लियर करता है, पेरेंट। समझ गए बात को। ऐसे ही संस्कृत में होता है, जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्दों का केवल एक ही वर्ड पूरी मीनिंग बता देता है, दैट इज एक शेष द्वंद्व। अब इसका देखो, इसमें क्या होता है, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों के होने पर समस्त पद पुल्लिंग में बदल जाएगा। यानी कि अगर ऐसे समस्त पद जिसके अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही शब्द दे रखे हैं तो समस्त पद पुल्लिंग में बन जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर विग्रह करके दिया हुआ है, जैसे ये था ऊपर सारा, तो इसके अंदर अगर एक पार्ट, इसमें एक पद स्त्रीलिंग है और दूसरा पद पुल्लिंग है तो उसका जो समस्त पद बनेगा वो पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग गायब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा वो एग्जाम्पल, माता च पिता च। इसके अंदर देखो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान देनी है कि इसमें कितने शब्द दे रखे हैं। 2 शब्द दे रखे हैं, माता और पिता। मैंने बोला कि जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के लिए केवल एक वर्ड हो, यानी कि इन दोनों का भी खाली एक ही वर्ड बचने वाला है, और एक ही वर्ड कौन सा बचेगा, तो वो वर्ड बचेगा खाली पिता, क्योंकि इसके अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द दे रखे हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या बोला आपको, समस्त पद पुल्लिंग में बदलेगा। तो पुल्लिंग में खाली यही वाला शब्द है यहां पर, इसीलिए पिता वाला खाली वर्ड बचेगा। और उसका वचन कैसा रहने वाला है, तो वचन जो है उसका भी किस पर डिपेंड करेगा कि यहां पर कितने पद दे रखे हैं। 2 पद दे रखे हैं तो द्विवचन रहने वाला है, यानी कि पिता पुल्लिंग में था तो पिता बचा खाली। अब उस पिता का वचन क्या रहने वाला है, तो वचन रहेगा द्विवचन। तो पिता का द्विवचन होता है पितरो, तो खाली यहां पर क्या बचा, पितरो। समझ आई ट्रिक आपको। मैंने क्या बोला आपको यहां पर कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सब दोनों हो जिस विग्रह के अंदर, उस विग्रह में खाली पुल्लिंग शब्द बचेगा और पुल्लिंग शब्द ही डिसाइड करेगा उस पूरे वर्ड का मतलब, उस पूरे विग्रह का मतलब। तो पुल्लिंग शब्द क्या था,
पिता बचा, पिता ही जो है इस पूरे को डिसाइड करेगा, लेकिन वचन कौन सा रहेगा, तो वचन का तरीका तो आपको पता ही है। पद को काउंट करो, कितने पद हैं इसके अंदर, 2 पद हैं, तो द्विवचन रहेगा, द्विवचन कर दो पुल्लिंग शब्द का। समझ गए इस ट्रिक को? आई होप समझ गए होंगे। आइए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां देखो, बालिका च, मैंने क्या बोला, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द हो तो खाली पुल्लिंग बचेगा। पुल्लिंग बचेगा मतलब खाली बालिका बचेगा, और बालिका का वचन क्या रहेगा, तो अब तो आप समझदार हो, काउंट करो ना कितने पद हैं। सर 2 पद हैं, तो बालिका क्या होगा सर बालको, तो लिख दो यहां पे, देर किस बात की है, बालको, ठीक है। फिर देखो, पुत्री च, पुत्र च, मैंने क्या बोला, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में खाली पुल्लिंग वाला ही बचेगा, तो पुल्लिंग वाला कौन, सर पुत्र। पुत्र का द्विवचन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर खाली 2 पद हैं, तो पुत्र का द्विवचन पुत्रो। दैट्स ऑल। समझ आई बात? ऐसे करना है आप लोगों को भी, ध्यान रखना इस ट्रिक को, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। समाहार द्वंद्व, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। सर क्या होता है ये द्वंद्व, इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन मैंने लिखी हुई, पहले पढ़ते हैं, फिर इसके भी एग्जाम्पल करके देखेंगे और इसको भी सीखेंगे। तो देखो, प्रत्येक पद, समाहार द्वंद्व में क्या होता है, प्रत्येक पद सामूहिक रूप में अर्थ प्रकट करता है, यानी कि इसमें वो समस्त पद होता है जो पूरे एक ग्रुप का मतलब बताता है, पूरे ग्रुप के बारे में बताता है। दैट इज समाहार द्वंद्व। समाहार मतलब ग्रुप, यानी कि ऐसे समस्त पद जो पूरे ग्रुप के बारे में बताए, दैट इज समाहार द्वंद्व, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हर पद जो होता है पूरे ग्रुप का अर्थ बताता है, इसलिए इसको समाहार द्वंद्व कहते हैं। देन सेकंड बात, समस्त पद सदा नपुंसक लिंग रहेगा और एक वचन में रहेगा। सदा नपुंसक लिंग, यानी कि ना ये पुल्लिंग होगा इसका समस्त पद, ना ही स्त्रीलिंग होगा, हमेशा नपुंसक लिंग रहेगा और इसका वचन एक वचन रहेगा, ठीक है सर। सर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सर यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हुए, गंगा च, सोना च, पहला एग्जाम्पल। इसके अंदर आपको एक बात और बता दूं एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले, नपुंसक लिंग एक वचन बनाने का क्या तरीका है, जो भी पद दे रखा है उसके मूल शब्द में अम जोड़ दो, बस बन गया उसका नपुंसक लिंग एक वचन। और मूल शब्द किसका लेना है तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, तो यहां लिखा हुआ है गंगा च, सोना च। अब मैंने आपको यहां पर इतरेतर में सिखाया था कि पहले वाले पद को ऐसे का ऐसा ही लिख दो, सेम तरीका यहां पर भी करना है। पहले वाले पद को ऐसे का ऐसा ही लिख दो, गंगा को वैसे का वैसा लिख दिया आपने, बस बात खत्म। अब इस वाले पद को ढूंढो, ये वाला पद ढूंढ लिया आपने, इस वाले पद का मूल शब्द ढूंढो। शोण का मूल शब्द, सर शोण, शोण में क्या करना है, मूल शब्द में अम जोड़ना है। तो यहां लिखो पहले शोण और उसमें अम जोड़ दोगे तो शोणम, बस हो गया समस्त पद। गंगा सोनम, है ना आसान ट्रिक, समझ आई आपको बात। देखो अगली बात, फिर बारी आती है अह च रात्रि च। अब अह च रात्रि च, मैंने क्या बोला, पहले वाले को वैसे का वैसा लिख दो, और यहां तो विसर्ग था, उस विसर्ग का क्या करना है, और यहां पर रात्रि लिखा हुआ है, रात्रि में अ के वो साउंड भी आ रही है, तो अ और विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, अहो और रात्रि, अहो रात्रि हो गया, रात्रि लिखा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है रात्रि, तो रात्रि का मूल शब्द रात्रि, और रात्रि यानी कि मूल शब्द हो गया, मूल शब्द में अम जोड़ना है, जोड़ दो यहां पे अहो रात्रिम। समझ आई, नपुंसक लिंग एक वचन बनाने की ट्रिक है ये, ध्यान रखना इस ट्रिक को। फिर देखो, पानी च पादो च, पानी च पादो च, तो मैंने क्या बोला, पहले वाले को वैसे का वैसा लिख दो,
मात्रा का फर्क आएगा अभी बिकॉज ऑफ संधि का रूल। संधि के रूल की वजह से अभी इसमें मात्रा का फर्क आने वाला है। वो तो देखो, ये जो मात्रा इधर लगा हुआ है, इधर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, छोटी ई की मात्रा बना देना है आप लोगों ने इसे, ठीक है, क्योंकि संधि का रूल कहता है इसकी वजह से। आप लोगों ने संधि के रूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्यों हमने कर रहे हैं यहाँ पे। देखो फिर यहाँ पे पानी कर दिया हमने, फिर पादो, पादो का मूल शब्द सर पाद, और उसमें क्या जोड़ना है सर, अम जोड़ना है, जोड़ दो यहाँ पे, पानी पादम हो गया इसका भी समझ पर। तो कैसे लगी आपको ये ट्रिक? आई होप आपको ये ट्रिक बढ़िया लगी होगी और समझ में आया होगा आपको भी कि समस्त पद कैसे करा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो पे लाइक करो, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और साथ में कमेंट करके हमको बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, और साथ में ये भी बताओ ये वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है दोस्तों, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी संस्कृत की वीडियोस होंगी सब आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।